मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक बहुपद है। तो बहुपद के बारे में हमें पढ़ना है। बहुपद पढ़ने से पहले हमें चर को पढ़ना है, अचर को पढ़ना है, उसके बाद में बीजीय व्यंजक को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। देखो, गणित में राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। देखो, चर राशि क्या होती है? वे राशियां जो समय के अनुसार बदलती है, अर्थात परिवर्तित होती है। तो ये तो परिवर्तित होती है। और जो समय के अनुसार नहीं बदलती, अर्थात अपरिवर्तित रहती है, वो अचर राशि। तो चर राशि को हम एक्स वाई जेड आदि से लिखते हैं और अचर राशि को हम वास्तविक संख्याओं से लिखते हैं। वास्तविक संख्याएं, जैसे वास्तविक संख्याएं देखो, माइनस की एक है, 3/2 भी है, अंडर रूट वाली संख्या भी है। तो ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। देखो, चर राशि समय के अनुसार कैसे बदलती है। मान लीजिए x बराबर 2y प्लस 1। यदि हम y बराबर 0 लें तो x बराबर क्या आएगा? 2 गुणा में 0 प्लस 1, तो x बराबर आएगा 1। ऐसे ही y का मान यदि हम 1 लेने पर तो x बराबर आएगा 2 गुणा में 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1, यानी x का मान आया 3। तो समय के अनुसार बदल रहा है। जब y का मान 0 था तो x का मान 1 आया, जब y का मान 1 था तो x का मान आया 3। तो ये चर और अचर हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक देखिए, समझिए, जब चर और अचर के मध्य योग, अंतर, गुणन व भाग आदि की संक्रिया लगाने से जो पद प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। जब चर और अचर के मध्य योग, अंतर, गुणन व भाग आदि की संक्रिया लगाने से जो पद प्राप्त होगा उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझिए, मान लीजिए x चर है और अचर 2 है। जब हम इसके मध्य योग की संक्रिया लगा दें तो ये क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। जब मान लीजिए चर आपका y है और अचर 5 है, तो चर और अचर के मध्य अंतर की संक्रिया लगाएंगे तो भी ये क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। मान लीजिए चर आपका z है, अचर मान लीजिए √2 है। जब हम गुणन की संख्या लगाएंगे तो √2z, तो ये भी क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। मान लीजिए चर आपका x है, अचर आपका 3 है। जब इसमें भाग की संख्या लगाएंगे तो x/3, ये भी क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। तो ये आपका था बीजीय व्यंजक। अब आता है हमारा बहुपद। अब समझिए बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातपूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातपूर्ण संख्या हो तथा गुणांक वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक से क्या बनेगा? बहुपद। तो समझिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो
तथा गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। समझिए, जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 3, तो यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए बीजीय व्यंजक है कि नहीं? देखो चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रिया हो रही है, इसलिए बीजीय व्यंजक है। अब आता है बहुपद, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक वाली संख्या, ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ये हम ये कहें प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि 0 सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो घात तो इनमें से होनी चाहिए और इनके गुणांक क्या है? वास्तविक होने चाहिए। तो यहां पर देखिए इसकी घात कितनी है? 2, जो कि पूर्ण संख्या है। अब इनके गुणांक देखिए, ये क्या है? वास्तविक संख्या है, तो इसलिए क्या है? बहुपद है। अब जैसे हम जांच करें क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो यहां पर देखिए x की पावर 1 है प्लस में 1/x की पावर 1 प्लस में 2, या हम इसको ऐसे लिखें x की पावर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी प्लस में 2, तो इसका मतलब घात क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब और उदाहरण लेते हैं। अब आपसे पूछें क्या 2 बीजीय व्यंजक है? देखो सबसे पहले तो हमें ये जांच करनी है कि 2 बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। आपने घातांक नियम पढ़ा है, अगर किसी के भी पावर 0, जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका मान कितना आएगा? 1। जैसे x की पावर 0 है तो इसका मान क्या आएगा? 1। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणा में 1 या 2 गुणा में x की पावर 0 या 2x की पावर 0। तो यहाँ पर देखिए चर और अचर के मध्य गुणन की संक्रिया हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब बहुपद है कि नहीं है? देखो घात इसमें क्या है? 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है। तो भी एक क्या है? बहुपद। अब आता है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, मान लीजिए कोई चर x में बहुपद है, मान लीजिए चर x में कोई बहुपद है, तो x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए बहुपद ही है, अब इसमें देखो चर x है तो x की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? 2, तो बहुपद की घात क्या बनेगी? बहुपद की घात बराबर 2। जैसे हम ये पूछे भाई x की पावर 5 प्लस में 6x² प्लस में 3x प्लस में 5, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए चर x में बहुपद है तो x की अधिकतम घात कितनी है? 5, तो बहुपद की घात क्या बनेगी? बहुपद की घात बराबर 5। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार एक तो घात के आधार पर होते हैं, एक पदों के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए पदों के आधार पर नंबर 1 होता है एक पदी, नंबर 2 होता है द्विपदी, नंबर 3 होता है त्रिपदी। एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे 2x, भाई 2 गुणा में x, यानी कि बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है तो इसका बहुपद भी है। घात क्या है इसकी? पूर्ण संख्या 1 है, तो इसलिए ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब आप कहोगे भाई 2 और x, इसमें तो 2 है, 2 भी है और x भी है। जब गुणन होता है और भाग होता है तो वहां पदों की संख्या 1 हो जाती है।
तो यहां भी पदों की संख्या क्या बनेगी? 1। अब द्विपदी क्या होते हैं? जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे x + 5, तो इसमें 2 पद हैं। त्रिपदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब आता है घात के आधार पर। नंबर 2 आता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर 1 है रैखिक बहुपद। नंबर 2 है द्विघात बहुपद। नंबर 3 है त्रिघात बहुपद। समझ? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x + 5, ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2, द्विघात बहुपद। जैसे 3x² - के 10x + 7, तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। अब आता है त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x³ + 2x² + x + 5, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद होगा। अब आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? यदि कोई बहुपद है तो उस बहुपद में चर का मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, तो उस चर के मान को उस बहुपद का एक शून्यक कहेंगे। किसी बहुपद में चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो चर के मान को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए, माना चर x में कोई बहुपद fx = x - 5। यदि हम इसमें x = 5 रखें, तो f5 = 5 - 5 यानी कि 0। तो इसका मतलब x का मान 5 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो x = 5 इस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। अब हमारी कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 है बहुपद। अब यहां पर हमारे द्विघात बहुपद, तो हमें द्विघात बहुपद को पढ़ना है। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद अभी पहले पढ़ा था। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद हमने पढ़ लिया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? x² प्लस में bx प्लस में c, जहां a, b व c वास्तविक
संख्याएं हैं तथा एक का मान 0 नहीं है। अगर एक का मान 0 आ जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब एक घात का बहुपद रह जाएगा जो कि रैखिक बहुपद होगा, इसलिए एक का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, अगला हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध। मान लेते हैं, माना कोई बहुपद द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद f(x) है, ax² bx + c के शून्य अल्फा व बीटा है, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है -b/a। माइनस b का मतलब है x का गुणांक, x का गुणांक यानी x किससे गुणा है, घातीय पद किससे गुणा है, a का मतलब x² का गुणांक, इसका मतलब x² किससे गुणा है। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल, या हम ये कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। c का मतलब है अचर और a का मतलब है x² का गुणांक, या हमें कहें अल्फा गुणा में बीटा c/a। तो ये इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। अब हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है 3.1। 3.1 का जो पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समझिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल हमारा 4x² प्लस में 8x। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद में गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको f(x) के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर है 4x² प्लस में 8x। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है भाई, दो पद है, दो पदों में कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4 भी आ रहा है कॉमन, देखो x इसमें भी है इसमें भी है, देखो 4 दूनी 8, तो 4 इसमें भी है तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 4x निकल गया तो यहाँ पर x बच गया और 4 दूनी 8 यानी कि 2 बच गया। अब हमें तो शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 लेने पर। तो देखो f(x) किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब 4x x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। या हम ये कहें 4x बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, या x बराबर 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की। तो ये हमारे शून्य ज्ञात हो गए। देखो हमारा द्विघात जो बहुपद था वो इस रूप का था। अगर हम इसमें जांच करें कि भाई a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान x² गुणांक यानी कि 4 है, b का मान यहाँ पर क्या है 8 है, c का मान नहीं दे रखा है, इसका मतलब 0 है।
अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 शून्यकों का योग। क्या कर रहे हैं? शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग हमारा सूत्र था -b/a। देखो हमारा जो पहला शून्यक आया वो 0, दूसरा आया -2। यहां पर b का मान कितना है? देखो माइनस तो सूत्र में है, b का मान यहां पर कितना है? 8, और a का मान कितना है? 4। 8/4। देखो 0 को माइनस, देखो 0 है, यहाँ प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। 4 का भाग 8 में देंगे, देखो ये तो माइनस है ही, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो ये हमारी सत्यता की जांच हुई। नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। सूत्र हमारा c/a। पहला शून्यक है 0, दूसरा है -2। c का मान यहाँ पर 0 है, a का मान 4 है। -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। तो ये हमारी सत्यता की जांच है। तो पहला प्रश्न हमारा यही है, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगला सवाल देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, चार एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 पहले का दूसरा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? माना f(x) बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड हम कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसको अचर पद से गुणा करना है, वो भी चिन्हों के साथ। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, 4x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जो माइनस के 4x है, हमें इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं, गुणा करने पर प्लस का 4x स्क्वायर आए और जोड़े तो माइनस का 4x रह जाए। अगर हम इसके टुकड़े करें माइनस के, देखो यहाँ पर प्लस लेके आना है, इसका माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तब प्लस आएगा, तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। तो माइनस के 2x माइनस के 2x, देखो माइनस के 2x माइनस के 2x तो माइनस के 4x हुए। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसको x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम -4x की जगह यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो f(x) बराबर 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 1। ऐसा करने से हमारे पद हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 गुणा में 2 4 x स्क्वायर, तो यहाँ इसका मतलब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 आ गया, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर जो प्लस है, प्लस का मतलब होता है माइनस गुणा में माइनस, तो इसका मतलब प्लस में माइनस गुणा माइनस है, तो माइनस यहाँ भी है, इसका मतलब माइनस कॉमन आ गया। और ये 2x, इसका मतलब 1 से तो गुणा है ही, ये भी 1 से गुणा है, तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और इसमें माइनस से निकलेगा तो ये माइनस रह जाएगा और 1 बच गया। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? कोष्टक कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर माइनस का 1। अब हमें क्या करना है? f(x) बराबर 0 लेने पर, तो f(x) के बराबर ये है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 भी होगा, या हम ये कहें 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो x बराबर 2 का भाग लगा देंगे तो 1/2। ऐसे इसमें देखिए इसका 1 का पक्षांतरण करेंगे 1, तो x 2 का भाग देंगे तो 1/2। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? शून्य का निकालेंगे। अब इनकी संबंध की सत्यता की जांच और करनी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखते हैं a बराबर यहाँ पर कितना है 4 है, b बराबर कितना है -4 है, c बराबर कितना है अचर। तो सबसे पहले हमारा शून्यकों का योग क्या कर रहे हैं हम, शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र हमारा -b/a, -b/a। पहला शून्यक है हमारा 1/2 प्लस में जोड़ना है 1/2, माइनस b का मान यहां पर है -1 का मान है 4। अब इसका एलसीएम निकालें, 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा कर दिया, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 1 और 1 कितना हुआ तो 2/2, यहाँ 2 से काटें तो 2/2। तो ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हुई। ऐसे हमें शून्यकों का गुणनफल देखना है। नंबर 2 पर क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल c/a। पहला शून्यक है 1/2, दूसरा भी 1/2, c का मान यहाँ पर कितना है 1 का मान कितना है 4। 1 को 1 से गुणा करें 1, 2 को 2 से गुणा करें 4, तो 1/4। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। तो पहला सवाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक बात ध्यान रखना, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। यदि 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, यदि 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, अगर आपको बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल देगा, उसके बाद बहुपद हम कैसे निकालेंगे। तो बहुपद ज्ञात करने का हमारा सूत्र है, बहुपद बराबर के x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर जो k है ना, k बराबर है वास्तविक संख्या। अब आपको बहुपद के शून्यकों का योग देगा, गुणनफल देगा, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। मान लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 4 दे दिया जाए, गुणनफल 6 दे दिया जाए, तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे। तो बहुपद बराबर के x² माइनस 4x प्लस में 6, तो के x² माइनस के 4x प्लस के 6, यहाँ के क्या है वास्तविक संख्या है। तो अभिष्ट बहुपद क्या हुआ, अभिष्ट बहुपद बराबर x² माइनस में 4x प्लस में 6। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।